चाय के बगैर तो ऑडिट मुश्किल है। चलिए फिर रिक्वायरमेंट, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द इम्पैक्ट देयरऑफ ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। याद रखिए जो एक्सप्रेस योर व्यूज है ना, बाज़ औक़ात वो इस तरह की स्टेटमेंट, एक्सप्रेस योर व्यूज, यहाँ क्या कहता है, मैटर टू कंसीडर, ये ऑटोमेटिकली हमारी अप्रोच में इंक्लूडेड है रिक्वायरमेंट। आपको याद है ना, मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में बताया, पहले आपने डिस्कस करना है मिस स्टेटमेंट के स्कोप, वो जो डिस्कस कर रहा है वो हमारा व्यू ही है, और जो मटीरियलिटी की कैलकुलेशन दिखाते हैं वो मैटर टू कंसीडर ही है, और क्या है। तो इससे मैटर टू कंसीडर या एक्सप्रेस योर व्यूज, इससे आपने ये नहीं समझा कि कोई नई चीज आपने या मजीद चीज ऐड करनी है, नहीं नहीं, वही अप्रोच। हाँ, अगर वो प्रोसीजर कह दे या कोर्स ऑफ एक्शन पूछ ले, उसका मतलब है आपने मजीद लिखने हैं प्रोसीजर उस सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं कि रिक्वायरमेंट में क्या अल्फाज आएंगे तो आपने कोई नई चीज मजीद या मजीद चीज लिखनी है, और क्या अल्फाज होंगे तो सिर्फ आपने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखना है। ये आपका रिपोर्ट की केस स्टडी में बड़ा डिसीजन है, यहां पे हमें प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताने। चलिए जी, 4 सिचुएशंस हैं, सबको अलग-अलग बताएं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ MM इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अंडरलाइन कर लें। प्राइवेट को अंडरलाइन क्यों करवा रहा हूं, कि ऑडिट मैटर यहां पे डिस्कस भी नहीं करना, भूल के भी नहीं डिस्कस करना। क्यों नहीं डिस्कस करना, रिक्वायर्ड ही नहीं, तो लिस्टेड में रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहां पे क्लियरली उसने प्राइवेट का वर्ड यूज कर दिया कि ऑडिट मैटर किसी भी पार्ट में नहीं आएगा। द कंपनी मार्केट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट्स इन 9 मेजर सिटीज। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता है, मैं 9 को भी अंडरलाइन करता हूं, कह रहा है लेकिन नहीं है रिपोर्ट का है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 शोज ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹20 मिलियन एंड नेट एसेट्स ऑफ ₹150 मिलियन। प्रॉफिट को अंडरलाइन किया, टोटल एसेट्स को क्रॉस मार दिया, मटीरियलिटी के लिए बेहतरीन, या गुमराह करने के लिए। The audit team has noted the following matters for your consideration. A. During the year, company has changed its policy of valuation of property, plant, equipment from historical cost to revalued model. ये क्या हुआ, कर सकते हैं कंपनी क्या? ये क्या है? Change in accounting policy. शाबाश। For this purpose, the services of professional valuers limited were hired. They have issued valuation report of 3 outlets indicating a revaluation surplus of ₹10 million, which has been recognized in financial statements. अच्छा, दे हैव इशूड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ 3 आउटलेट्स इसने लिखा है, आल का लफ्ज नहीं लिखा। इससे मुझे लग रहा है क्लियरली उसने मैसेज नहीं दिया, लेकिन मुझे अभी तक इससे ये समझ आ रही है शायद कुछ का रिपोर्ट फाइनल हुई है, कुछ की नहीं हुई, लेकिन बहरहाल देखते हैं शायद मजीद क्लियर करें। कह रहा है द मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ ना कुछ रिमेनिंग है, are expected to be issued in December 2011। याद रखें, जब कभी रिवैल्यूएशन होती है ना, जब तक एंटायर क्लास, जब तक सारी रिपोर्ट भाई ने एडजस्टमेंट एक दिखे, ऐसे नहीं होता एक रिवैल्यूएशन की उसकी एडजस्टमेंट डाल, दूसरी की उसकी डाल, ऐसे क्यों? इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। इस प्रैक्टिस को कंपनी अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है। कैसे? इसको कहता है, एक जगह पे उसने नाम दिया सोल्यूशन में चेरी पिकिंग, कि कंपनी अपनी उन प्रॉपर्टी को पिक करेगी जिन सरप्लस है, सरप्लस नहीं है उनका डिले करती जाएगी जितना भी मुमकिन हुआ। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है ये काम नहीं करना। तो क्या ये ठीक है? नहीं, हम बताएंगे भाईजान क्या करें, या तो सारी कॉस्ट पे करें या सारी रिवैल्यूएशन पे करें, ठीक है। और अगर इस रिवैल्यूएशन पे करने के लिए टाइम चाहिए तो रिपोर्ट एक्सटेंड कर दें डेट। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे फिर क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट क्या है? परवेसिव कैसे 10 मिलियन है, ऊपर 20 मिलियन था ना, मटेरियल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 50% है, सब्सटेंशियल मोर देन 50% में बनता है। वो कंपनी लॉ में सिखाया था ना उन्होंने कि एग्जैक्ट 50% पे सब्सिडी नहीं बनती, मोर देन 50% में। तो एग्जैक्ट 50% पे परवेसिव नहीं बनता, मोर देन 50% पे बनेगा। क्लियर? तो ये क्वालिफाइड है सारी चीजें, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिव है, क्लियर। क्वालिफाइड और बेसिव, क्वालिफाइड लिखने का की ऑडिट मैटर लिखना है,
नहीं, एक मिनट ठहरिए, क्यों नहीं लिखना? दो रीजन। पहली रीजन प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड, दूसरा मिस स्टेटमेंट है। जो मैटर एक जगह डिस्कस हो जाए रिपोर्ट में, वही मैटर दूसरी जगह डिस्कस नहीं हो। कोई और मैटर हो सकता है, ठीक है, कोई और मैटर हो सकता है, लेकिन वही मैटर दूसरी जगह डिस्कस नहीं होगा। भाई ये क्लियर? चलिए, अच्छा, अगर मैनेजमेंट हमें क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट ने करेक्शन नहीं की तो ये मिस स्टेटमेंट है और ये फैक्ट, कि ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट रिवर्स कर लेती है इसको तो अनमोडिफाइड, ये क्या ये भी डिस्कस कर देना चाहिए? एक लाइन की बात है, कर लेना चाहिए अगर टाइम है। लेकिन याद रखिए, अगर कभी एग्जाम में टाइम कम हो ना आपके पास, तो आपने जो ज्यादा अहम चीज है ना वो डिस्कस करनी है। और ज्यादा अहम कौन सी चीज होती है भला? मिस स्टेटमेंट वाले। ए में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज डिस्कस करनी हो, हाइब्रिड क्लास में सब क्लियर है? रूम नंबर 4 में बताइए, आवाज सुनाइए जरा, हाइब्रिड वालों की आवाज नहीं आई, 1-2 दिन हो गए जी। रूम नंबर 4 में और रूम नंबर 6 में भी? ओके सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी, कंपनी वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कस्टमर। सूड मतलब क्या? लीगल केस है, लिटिगेशन है। लिटिगेशन के प्रोसीजर याद है हमें? लिटिगेशन के प्रोसीजर ये भाई बताएंगे। भाई सीरियस हो गए, उसके साथ बातें करते हैं तो हंस के बातें करते हैं, मैं पूछता हूं तो सीरियस हो जाए, ऐसे ना किया करें। मेरा भाई बता लिटिगेशन के प्रोसीजर क्या है? 500 नहीं, रिस्क नहीं है, पढ़ने वाला लग रहा है जी। इसकी कॉम्पिटेंसी को, किसकी कॉम्पिटेंसी को? रीवैल्यूअर की। खुदा का हो यार, क्वेश्चन को तो गौर से पढ़ ले यार। लॉयर का पूछा, लिटिगेशन का ये हाल है, बस रहने दे, पूछ कर शर्मिंदा ना हो। हैं द कंपनी वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कस्टमर क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ ₹10 million. Legal advisor has confirmed the management's assertion that no liability existed at balance sheet date. इस लाइन का मतलब क्या है? क्या वकील ये कह रहा है कि कोई केस है ही नहीं, या ये कह रहा है कि लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है, जीत जाएंगे? हमने कहा अच्छा, however while reviewing the, अच्छा एक क्वेश्चन केस स्टडी ऐसी थी जिसमें उसने आगे, वो एक्सपर्ट था शायद कोई, उसने ये तो कह दिया था कि काम ठीक है, रिटर्न फॉर्म में हमें जवाब देने से इनकार कर दिया था। याद है वो केस स्टडी? तो हम उसे किस तरफ लेके गए थे? स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, अब क्या? However, while reviewing the customer's files, you found an email from manager legal department addressed to the chief executive in which he has opined that the company will have to pay at least 50% of damages claimed. ये कौन से वाला केस है? दोनों में फर्क आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी वाला, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है हमने? इसमें हाँ, मोर प्रोसीजर, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी। अब इसमें फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे बताइए कौन सही साबित होगा, लॉयर या इंटरनल कौंसल? दोनों। तो हमें दोनों लिख देने चाहिए कि अगर कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट वाकई नहीं करती, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके पता चल गया है, तो फिर इसका मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन नहीं, मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन प्रोविजन नहीं। अगर वो जीत रहा है केस, एक्सटर्नल लॉयर ये ने यही कहा है ना, नो लाइबिलिटी एग्जिस्टेड, इसका मतलब क्या है? कंपनी केस जीत जाएगी। अगर कंपनी केस जीत जाएगी तो ठीक है, फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करना है? डिस्क्लोज करेंगे। और हमने क्या करना है एज ऑडिटर? वो तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भूल गए हैं सारा कुछ नहीं। एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं है क्या? इसमें एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा? एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं है, कैसे पता चला? लिटिगेशन जो भी एग्जाम में आ गई एक्सेप्शनल, आपने इसकी नेचर से अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी, नेचर से अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी। और अगर
इंटरनल लीगल काउंसिल सही साबित होती है तो मैनेजमेंट को प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट होगी। और मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? 50% ऑफ 10 मिलियन, 5 यानी मटेरियल। तो सिर्फ मटेरियल डिस्कस करेंगे। एग्रीड? यस सर। सी, with effect from 1st July 2010 the company has introduced policy of providing 1 year warranty on its television sets। पहले वारंटी नहीं देते थे, अब वारंटी देते। अच्छा, जब वारंटी नहीं देते थे तो वो तो मिस स्टेटमेंट होगी ना। मर्जी है कंपनी की, चाहे वारंटी दे चाहे ना दे, चाहे 1 साल की दे चाहे 10 साल की दे चाहे लाइफ टाइम दे, इससे हमें ऑडिटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑडिटर को प्रॉब्लम किस चीज से है? अगर वारंटी है तो प्रोविजन रिगार्ड करनी है, और अगर वारंटी बढ़ गई पीरियड या कंप्लेन्स बढ़ गई तो प्रोविजन भी बढ़नी चाहिए। ऑडिटर को सिर्फ इसी से गर्ज है, वारंटी देने ना देने से गर्ज नहीं, उनका बिजनेस डिसीजन है। नो वारंटी इज टेलीविजन सेट्स पे वो दे, नो वारंटी इज प्रोवाइडेड ऑन द अदर प्रोडक्ट्स। सेल्स ऑफ टेलीविजन सेट्स एग्रीगेटेड रुपीज 20 मिलियन विद टोटल सेल्स फॉर द ईयर मंडेड 80 मिलियन। इसकी 20 मिलियन सेल है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि वारंटी कैलकुलेशन कैसे होती होगी? इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला लगाते होंगे? सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी जजमेंट क्या कहती है कि टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन या यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड रिपेयर एक्सपेंस एक यूनिट पे मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। कितने यूनिट्स खराब होंगे? सारे खराब थोड़ी हो जाते हैं। इससे वारंटी की अमाउंट आ जाए। यानी वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है, कुछ डाटा चाहिए। आगे क्या कहता है? कहता है द कंपनी हैज कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट व्हिच प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विसेज ऑन ऑल प्रोडक्ट्स फॉर डिफेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द वारंटी द कंपनी बिल्स द कस्टमर एट 25% अबव कॉस्ट। ठीक है, जो वारंटी में कवर नहीं होते उन्हें। इसका मतलब क्या? इस सारी स्टोरी से आपको बता क्या रहा है भला? ये कि एक डिपार्टमेंट है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो डिफेक्ट नहीं कवर होते वारंटी में उनको, प्लस के कंपनी के पास डाटा मौजूद है कि कितने सेट्स खराब होते हैं या कितने उस पर एक्सपेंस कितने आते हैं। यानी कंपनी इस सारी कहानी से आपको सिर्फ एक चीज बता रहा है, क्या? कंपनी के पास डाटा मौजूद। इवन अगर डाटा मौजूद ना भी होता ना, फिर भी अंदाजा लगा सकते थे। आगे क्या कह रहा है कहानी में? कह रहा है मैनेजमेंट हैज इंक्लूडेड अ नोट इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वारंटी एज द अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। एज द क्या रिलायबल मेजर ना कर तो वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड ना करें? नो सर, करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो क्योंकि रिक्वायर्ड है। अगर नहीं करते, ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि एक कंपनी फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रही है, फर्स्ट ईयर है, और वो कहते हैं सर प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? हमें क्या पता कितने डाटा, हम रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते, रिलायबल मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितने डाटा बैड होंगे। भाई एग्जैक्ट अमाउंट किसी को भी नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट तो करना है ना। अगर बिल्कुल रिकॉर्ड दें फिक्स एसेट, सर हमें रिलायबली नहीं पता ये फिक्स एसेट कितना अरसा चलेगा, इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी हमने, तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? ये मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट है जी। एस्टिमेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वरना मिस स्टेटमेंट है। अमाउंट बताइए उसने, कोई अमाउंट्स का जिक्र तो उसने किया है, लेकिन कोई भी वारंटी से रिलेटेड अमाउंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसको मटेरियल और परवेसिव दोनों में डिस्कस करना चाहिए। क्लियर जी? एग्री करते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट डी, द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर। अच्छा, आप ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर दिया तो की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा, लेकिन अकाउंटिंग में भी आपने सीखा होगा, अर्निंग पर शेयर का टॉपिक पढ़ा आपने। तो ये हर कंपनी ने डिस्क्लोज करना होता है ना, लिस्टेड कंपनी ने सिर्फ। और हमारी कंपनी कौन सी है याद है? रिक्वायर्ड नहीं है अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना, लेकिन वो करते रहे पास्ट में। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर एज द सेम हैड रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली ऑन अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ 100% बोनस शेयर। Disclosure was however made in all previous financial statements.
प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देते रहे तो रिक्वायर्ड नहीं था, अपनी मर्जी से देते रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साल डिस्क्लोजर नहीं दिया, क्या मिस स्टेटमेंट है? क्यों नहीं मिस स्टेटमेंट? रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ना दिया जाए तो फिर वो मिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड नहीं थी, वो दे दे मैनेजमेंट, तो फिर क्या करना है? वो क्या उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है एज ऑडिटर? मैनेजमेंट इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? जी जी पूछिए, शाबाश। पार्ट सी के अंदर ऑल्दो हमने वारंटी की कोई अमाउंट हमें नहीं दी, लेकिन हम जो मटेरियलिटी है वो कैलकुलेट तो कर नहीं सकते 1% ऑफ सेल्स? नहीं, मटीरियलिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एग्री तो ऊपर उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, मटीरियलिटी कैलकुलेट, लेकिन अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते पार्ट सी में। पार्ट सी में हाँ, क्योंकि उसने प्रोविजन में कितने % रिटर्न होगी ये नहीं बताया, उसमें एक्सपेंस कितना होगा ये भी नहीं बताया। चलिए, ये थे हमारे पास्ट रिवीजन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ना, ये आपने समझना है आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। इसलिए जिस चैप्टर के क्वेश्चन हो ना, उस चैप्टर को भी पढ़ाएं, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कंसेप्ट कहें सर ब्रीफली जरा एक्सप्लेन कर दे, पहले भी एक्सप्लेन किया था लेकिन कोई बात नहीं, ब्रीफली फिर से, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस टाइम को आपने क्या समझना, ये क्या हो रहा है आपका? रिवीजन हो रही है। सिलेबस के एंड पे आपने फिर ये सवाल नहीं पूछना सर रिवीजन करवाएंगे क्या आप, ये जो हो रही है ये रिवीजन ही है, रिवीजन ही समझे।